अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक इन्फिनिक्स का एक मोबाइल फ़ोन आया है। इन्फिनिक्स में है स्मार्ट 10 X6725 और इसमें चार्जिंग से रिलेटिव फॉल्ट है। तो एक दफ़ा मॉडल मैं आपको कंफर्म करा दूं, अगर कैमरे में दिख सके तो। स्मार्ट 10 दिखाई दिया आप लोग को? अच्छा जी, स्मार्ट 10 मोबाइल फ़ोन है X6725। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चार्जिंग तो कर रहा है लेकिन एम्पेयर बिल्कुल जीरो है, एम्पेयर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तो मैं एक दफ़ा आपको प्रैक्टिकली चेक करवाता हूँ। चार्जर को मैंने 5.2 पे सेट किया हुआ है। ये देखिए चार्जिंग इसने शुरू कर दिया, चार्जिंग शुरू कर दिया, लेकिन एम्पेयर जो है बिल्कुल जीरो है, एम्पेयर कुछ भी नहीं है। चार्जिंग कर रहा है लेकिन एम्पेयर नहीं। एक दफ़ा मैं ऑफ कंडीशन में भी आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद बैटरी को वापस कनेक्ट कर देते हैं और अब ऑफ कंडीशन में देखते हैं। ऑफ कंडीशन में मैंने यूएसबी केबल लगाया, ये चार्जिंग का लोगो दिखाया, ये चार्जिंग का परसेंटेज भी आ गया, 48% है। हाँ, लेकिन एम्पेयर जीरो है। 48% लेकिन एम्पेयर जीरो। देखो, ये एक फॉल्ट एक जगह से नहीं आते, कई जगहों से आते हैं। तो हमारे को सारी जगह मालूम होनी चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम उन सप्लाइयों को चेक करेंगे कि पहले स्टेप में ये देखना है, दूसरे स्टेप में ये, तीसरे स्टेप में ये, चौथे, सारे स्टेप। तो बहुत सारे स्टेप में से मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ, और मैं पहले आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो आज थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। तो इस मोबाइल फोन पर इसका हम लोग एक दफा स्कीमेटिक देखते हैं। तो अगर मैं स्कीमेटिक की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ सर्विस मैनुअल दिया हुआ है। अगर स्कीमेटिक होता है तो मैं आपको स्कीमेटिक से समझा देता, लेकिन स्कीमेटिक नहीं है, सर्विस मैनुअल है। तो मैं आपको ये किसी और मॉडल पे समझाता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको इसकी चार्जिंग आईसी दिखाता हूँ कि इसके अंदर चार्जिंग आईसी कौन सी लगी हुई है। ये देखें, यहाँ पर ये इसकी एक चार्जिंग आईसी लगी हुई है। और कंपोनेंट नेम पर अगर हम चले जाएं तो कंपोनेंट नेम पर देखते हैं कि इसकी चार्जिंग आईसी कौन सी है, उसका नाम क्या है। ये इसका कंपोनेंट नेम है। कंपोनेंट नेम में ZC5AC, ये इसकी चार्जिंग आईसी लगी हुई है। ऐसी बहुत सी आईसी ऐसी होती हैं कि जो अंदर की वायरिंग सेम होती है, तो आप इसकी आईसी उधर, उसकी आईसी इधर आप लगा सकते हो वायरिंग को समझकर, वायरिंग अगर आपको कंफर्म है। तो बहरहाल हम टॉपिक की तरफ आते हैं डायरेक्टली। तो मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ Redmi 5A से। Redmi 5A से आपको मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। अब जैसे कि ये मैं यहाँ पर मॉडल लिखता हूँ Redmi 5A। Redmi 5A में मैंने आप लोग को DC टू DC की कुछ सप्लाइयों के बारे में समझाया था। तो जैसे कि पिन नंबर 1 और 24 ये हमारी वीबस सप्लाई हुई, ठीक है। ये हमारी वीबस सप्लाई है। कितने वोल्टेज होंगे इसमें? 5.0 वोल्टेज होंगे इसमें, 5.0 वोल्टेज। उसके बाद जो सप्लाई होगी PMID होगी, पिन नंबर, हाँ, पिन नंबर 23 PMID। और बाहर एक फिल्टर केप लगा हुआ होगा, सही है, फिल्टर केप लगा। फिर उसके बाद एक और पिन नंबर 23, पिन नंबर 22 जो है कौन सी सप्लाई है? REGN। इसमें भी बाहर फिल्टर केप लगा हुआ है। अब ये सप्लाई बाहर भी इस्तेमाल हो रही है और अंदरूनी तौर पर भी ये इस्तेमाल हो रही है। अंदरूनी तौर पर मैंने आपको इसका पूरे डेटा शीट में दिखाया कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर पिन नंबर 19 और 20 है। पिन नंबर 19 और 20 अंदर क्या लिखा हुआ होगा? SW लिखा होगा। SW का फुल फॉर्म हुआ स्विचिंग सप्लाई। उसके बाद ये आगे गया एक क्वाइल के अंदर, बक क्वाइल। बक क्वाइल के बाद ये सप्लाई का नाम हो गया VPH। कहां से कहां तक वोल्टेज होंगे इसमें? 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक होंगे। 3.3 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट तक होंगे, इतने वोल्टेज होंगे। मुख्तलिफ सेटों के अंदर मुख्तलिफ मिजाज होते हैं, मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं। इस वोल्टेज को पूरा जो सर्किट में जहां जहां पर 4.2 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जिस जिस आईसी को रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी सप्लाई यहां से उसको मिलेगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर क्वाइल से पहले एक सप्लाई है जो कि केप लगा हुआ है सीरीज में, हाँ, और वो केप वापस आईसी के अंदर सप्लाई के साथ कनेक्ट है। तो उस सप्लाई का नाम क्या हुआ? BTST। सप्लाई का नाम हुआ BTST।
टी, और इसको बूट कैप भी कहा जाता है, बूस्ट कैप भी कहा जाता है जी। ये हम लोग यहाँ पे कैप लिख लेते हैं। इस कैप के एक साइड पर 4.2 वोल्टेज होंगे और दूसरी साइड पर 8.4, उसका डबल वोल्टेज होगा, इतना वोल्टेज होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि बक कॉइल के बाद एक सप्लाई वापस आती है चार्जिंग आईसी के अंदर। अच्छा जी, एक सप्लाई वापस आ गई, पिन नंबर कितना, 13 14, हाँ 15, कितना है, 15 और 16, अच्छा 13 14 15 और 16, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अच्छा जी, फिर उसके बाद अंदर की तरफ एक बेट एफईटी मॉसफेट लगा हुआ है। बेट एफईटी मॉसफेट से गुजर के सप्लाई हमारी वापस निकली, और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा होगा 0 ohms का। इसको मुख्तलिफ नामों से पहना है, बाद लोग इसको लोड रेसिस्टर भी कहते हैं और बाद लोग इसको शंट रेसिस्टर भी कहते हैं, तो ये मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। उसके बाद ये सप्लाई हमारी जाती है बैटरी कनेक्टर पर, बैटरी कनेक्टर के वीबेट सप्लाई पर गई हमारी। इतना समझाया था। अच्छा जी, जब हम यूएसबी केबल को इन करेंगे, जैसे ही हमने यूएसबी केबल को इन किया, तो इन करने के बाद क्या हुआ, वीबस सप्लाई से हमारी सप्लाई निकली, पीएमआईडी, आरईजीएन, एसडब्ल्यू, बीटीएसटी, फिर उसके बाद सप्लाई वापस आई, अंदर की तरफ लिखा होगा एसवाईएस या वीपीएच लिखा हुआ होगा, और यहाँ से जो सप्लाई आउट हो रही है उसमें वीबेट लिखा होगा, वीबेट वीबेट। तो हुआ यह कि जब आपने यूएसबी केबल को इंटर किया तो आपका इलेक्ट्रॉन बस कॉइल के बाद दो जगह पर जाती है, एक पूरे लोड में जा रही है और दूसरा बैटरी के अंदर आ रही है बैटरी को चार्ज करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ रही, बैट एफईटी मॉसफेट से गुजर कर आ रही है। जब आपने यूएसबी केबल को आउट कर दिया, जब आपने यूएसबी केबल को आउट कर दिया, तो अब क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन आईसी से गुजर कर, बैट एफईटी मॉसफेट से गुजर कर आपके बैटरी कनेक्टर पर आ रहा था, तो अब क्या हुआ, वो रिटर्न वापस जा रहा है। चार्जिंग मोड पे आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ को है और इस तरफ को है, ऐसे कर कर, मतलब यहां पर आईसी से इंटर हुआ और यहां पर आईसी से आउट हुआ, चार्जिंग मोड की बात हो रही है। तो हम जैसे ही यूएसबी केबल को आउट कर देते हैं, यूएसबी केबल को निकाल लेते हैं, अब क्या हुआ, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ वापस आईसी के अंदर जाएगा, बैट एफईटी मॉसफेट से गुजर कर ये आपके वीपीएच पर जाएगा। यही वाली बात समझाई थी आप लोग को, तफसील के साथ, मजीद और डिटेल के साथ आप लोग को सारी बात बताई थी। अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था पहले भी, और अभी भी मैं आपसे वही सवाल करता हूं, अगर मैं इस बक कॉइल को रिमूव कर दूं या ये रिमूव हो जाए, तो क्या हमारा मोबाइल फोन डेड होगा? मोबाइल डेड नहीं होगा। क्यों डेड नहीं होगा? क्योंकि बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले बैट एफईटी मॉसफेट पे जा रहा है, बैट एफईटी मॉसफेट से गुजर कर आपको वीपीएच को मिल रहा है, यानी वीपीएच की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यूएसबी केबल लगाएंगे, चार्जिंग तो दिखाएगा, चार्जिंग दिखाएगा कि चार्जिंग हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका एम्पेयर भी नहीं लेगा। तो हमारे इस मोबाइल फोन में भी कुछ इसी तरीके की है, इसमें एस्केमेटिक नहीं है, वरना मैं आपको इसके एस्केमेटिक पे समझा देता। फिलहाल Redmi 9A पे मैं आपको ऑलरेडी क्लास, Redmi 5mm में आपको ऑलरेडी क्लास दे चुका हूं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि डीसी टू डीसी के साथ सप्लाई को आप लोगों ने याद करना है, या आप दुनिया के कोई से भी मोबाइल फोन उठा लें, 19-20 का फर्क मिलेगा, बाकी सारी की सारी आपको सेम मिलेंगी। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें। तो आपको ये बात 100% समझ में आ गई? अब आ जाए इस तरफ को। अच्छा जी, अगर हम इस मोबाइल फोन में, जो हमारे सामने एक मोबाइल फोन ओपन है, इसका मॉडल मैं आपको दोबारा से एक दफा टेली करा दूं, स्मार्ट 10X6725, ये इसका मॉडल हुआ। अच्छा जी, अब इस मॉडल के अंदर मैं इसमें चार्जिंग का डेटा ओपन करता हूँ, ये देखें, ये चार्जिंग का मैंने ओपन किया, तो ये इसकी डीसी टू डीसी आ गई, ठीक है। और इस आईसी के अंदर डीपीडीएम भी दिया गया है। Redmi 5A में डीपीडीएम नहीं था, लेकिन इसके अंदर डीपीडीएम दिया गया है। अच्छा, तो इसके अंदर आपकी वीबस सप्लाई को हम देख लें एक दफा। B2B कनेक्टर है, ये रेड कलर की देखिए वीबस सप्लाई, जो कि चार्जिंग जैक से यहाँ तक पहुंच गई है। अब इसका सफर चार्जिंग आईसी के अंदर खत्म होगा, तो इस सप्लाई को हम फॉलो करते हैं, जो रेड कलर की सप्लाई है। देखें,
ये रेड कलर की सप्लाई, ये कौन सी आईसी है? ये ओवीपी आईसी है। ओवीपी आईसी से गुजर कर फिर उसके बाद फिर आगे चार्जिंग आईसी पे जाके एंड हो गई। ये हमारी विबस सप्लाई है। और विबस सप्लाई, फिर उसके बाद विबस सप्लाई क्या क्या बनाएगा? पीएमआईडी बनाएगा, आरईजीएन बनाएगा, बीटीएसटी बनाएगा, लेकिन हार्डवेयर सोल्यूशन में इसका कोई तबसरा नहीं है। तो हमने तो अपने दिमाग लगा के चलना है ना भाई। तो फिर उसके बाद एंड कहाँ होता है इसका? वीपीएच और वीबेट पे जाकर एंड होता है। तो आपका ये वो बक कॉइल लगा हुआ है जो हमने देखा था वहां पर Redmi 5A में, जो कि मैंने रिमूव किया था उस तरह। तो अब मैं यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास जो सेट आया है, एक दुकानदार मेरे पास लेकर आया, बहुत अच्छा काम करता है माशाल्लाह, उसकी ट्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन इंसान से गलती हो जाती है। उसने इसकी पावर आईसी तक बनाकर लगा दी। मुझे फिर बताया था, पता नहीं चार्जिंग आईसी पे काम करा या नहीं करा, ये तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पावर आईसी उसने खुद बताया कि मैंने बनाकर लगाई, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो मैंने एक दफा सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखा, मैंने मीटर में भी चेक नहीं किया, मैंने मीटर में भी नहीं देखा कि भाई इसमें फॉल्ट क्या है। क्योंकि जो दुकानदार ने इस पर काम किया है, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो हंसेगा बहुत ज्यादा वो हंसेगा कि यार मेरे से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। अब आप खुद बताएं, आप बताएं क्या गलती है, बताएं। हाँ, देखें इसमें वो बक कॉइल ही नहीं है। जो कॉइल यहाँ पर बना हुआ है वो बक कॉइल ही वहां पर नहीं है। अच्छा, मेरे पास इससे पहले भी एक मोबाइल फोन आया था, उसमें क्या हुआ था, ये जाली हटाई थी ना, तो बक कॉइल खुद ही उखड़ के गिर गया। हो जाता है ऐसा, लोड की वजह से ये कॉइल वगैरह निकल जाते हैं, ऐसे कभी कभी रेसिस्टर भी निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग ने सिंपल ये कॉइल यहाँ पर लगाना है, और कोई इसमें मीटर में वोल्टेज जीआर वगैरह चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसके वायरिंग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप किसी भी डीसी टू डीसी के पास से कॉइल निकालो। मेरे पास एक वीवो का बोर्ड पड़ा हुआ है, मैं यहां से वो कॉइल निकाल लेता हूं। जी, कॉइल की जो हेनरी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल डीसी टू डीसी के पास से निकाल रहा हूं, तो इस वजह से मैं चेक नहीं कर रहा। अगर मैं कहीं और से निकालता तो मैं हेनरी जरूर देखता। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई कि आप वायरिंग को अच्छे से समझो। वायरिंग को अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, आप दुनिया का हर सेट बना लोगे। अगर वायरिंग अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक आपके पास स्क्रैप हो, डायग्राम हो, सारी चीजें हो, लेकिन वायरिंग समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं। एक कंपोनेंट का नाम समझो, उसका काम समझो, दूसरा वायरिंग समझो, बस ये आपकी जीत है। वायरिंग समझ में आ गया, आप कोई सा भी सेट बिना डायग्राम के आप बना लोगे। अच्छा, ये सेट जो है ना, इसका पैनल जो है ना चेंज हुआ है इस मोबाइल फोन का। तो जब पैनल चेंज हुआ है, पड़े पड़े तो पैनल नहीं टूटा होगा, पैनल तो लाजमी बात है सेट गिरा होगा। तो गिरने से जब पैनल टूट सकता है तो बॉडी के अंदरूनी तौर पे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो ये जो कॉइल जो रिमूव हुआ है ना, गिरने की वजह से हुआ है। एक तो गिरने की वजह हो सकती है, दूसरा ये कि इस्तेमाल ज्यादा हुआ होगा, तो या फिर गर्म होने की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। तो अक्सर इनमें मैंने देखा है कि जाली हम अक्सर क्लास कटर प्लास से भी काट रहे होते हैं ना जाली को, तो उससे भी कोई ना कोई कंपोनेंट चिपक कर साथ में आ जाते हैं। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। कोशिश करें जब भी आप कोई कंपोनेंट को निकाले लगाएं तो फौरन बैटरी ना लगाएं, थोड़ा सा जो है ना ठंडा होने का इंतजार करें, या अगर आपके पास नजदीक पंखा है तो पंखे से उसको ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसको यूज करें। आप लोग का एक्सपीरियंस क्या कहता है, मोबाइल ओके हो जाएगा? हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक फॉल्ट एक जगह से नहीं आते, कई जगह से आते हैं। वो कई जगह आप लोगों ने सीखना है, तो उनमें से ये कई जगहों में से एक ये वो जगह है जहां पर अगर
जीरो अगर एम्पेयर हो यानी चार्जिंग कुछ भी ना ले रहा हो, चार्जिंग ले रहे हैं लेकिन एम्पेयर कुछ भी नहीं है, तो आपने इस जगह पर काम करना होगा। जी अब चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर फिर भी मसला हल ना हुआ तो और जगह पर काम करेंगे। देखो 0.4 हुआ लेकिन हाई एम्पेयर नहीं हुआ, 0.6 मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। परसेंटेज भी एक दफा देख लेते हैं। जी माशाल्लाह 1.8 एम्पेयर 1.7 एम्पेयर पे चला गया और चार्जिंग का परसेंटेज भी शो कर रहा है। तो क्या ख्याल है, फायदा हुआ आप लोग को? हाँ मिलते हैं जी। भाई ने कहा कि ये एक और जगह से फॉल्ट आता है, बज़ाहिर कॉइल दिखने में सही होता है लेकिन अंदरूनी तौर पे कॉइल खराब हो जाता है तब भी ये फॉल्ट आता है। जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।